हेलो स्टूडेंट, एसपी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग झारखंड पीजीटी की क्लास को करने वाले हैं और ये हम लोगों की जो क्लास है वो औद्योगिक संबंधों की जो क्लास है उसको हम लोग करने वाले हैं। तो औद्योगिक संबंध की क्लास हम लोगों ने एक नई क्लास को शुरू किया है और पिछली एक क्लास हम लोगों ने इसमें कर ली है। तो अगर हम लोग पिछली क्लास की बात करते हैं तो पिछली क्लास में हम लोगों ने औद्योगिक संबंधों के अर्थ के बारे में जान लिया था। औद्योगिक संबंधों के उद्देश्य क्या होते हैं इनको अच्छी तरीके से जान लिया था। अगर हम लोग औद्योगिक संबंध के अर्थ की बात करते हैं तो श्रमिकों और प्रबंधकों के मध्य जो संबंध होता है उसे हम लोग औद्योगिक संबंध कहते हैं। औद्योगिक संबंध एक मानवीय संगठन होता है और औद्योगिक संबंध की उत्पत्ति औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप हुई है। तो इन बातों को मैंने अच्छी तरीके से आप लोगों को बता दिया था। और दूसरी मैंने बात आप लोगों को उद्देश्य के बारे में बताई थी कि औद्योगिक संबंधों के उद्देश्य क्या क्या होते हैं। तो श्रमिकों एवं प्रबंधकों की हितों की रक्षा करना, औद्योगिक शांति की स्थापना करना, औद्योगिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, औद्योगिक विवाद को निपटाना, श्रम बदलती अनुपस्थिति दर में कमी करना और भी बहुत से जो हैं उद्देश्य थे, इनको मैंने अच्छी तरीके से आप लोगों को बताया था। उसके बाद हम लोगों ने औद्योगिक संबंध के लक्षण पर बात की थी कि औद्योगिक संबंध के लक्षण क्या होते हैं। तो औद्योगिक संबंध के मैंने आप लोगों को 3 से 4 लक्षण, लगभग मैं 3 लक्षण बताए हुए थे और भी लक्षण होते हैं, लेकिन मैंने जो मोस्ट लक्षण थे वो आप लोगों को बता दिए हैं और भी आप लोगों को समझ में आ गए होंगे अच्छी तरीके से कि औद्योगिक संबंध शून्य में उत्पन्न नहीं होते बल्कि एक औद्योगिक ढांचे में रोजगार संबंधों से उभरते हैं। उसके बाद हम लोगों ने एक बात कही थी कि औद्योगिक संबंध एक व्यापक तंत्र के अंग होते हैं। तो इसको हम लोगों ने अच्छी तरीके से जान लिया था और इनको अच्छी तरीके से पढ़ लिया था। अगर आप लोगों ने पिछली क्लास को नहीं देखा है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पिछली क्लास को ज़रूर देखें। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्लास इतने दिन मतलब गैप कितना हो गया, तो लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से आप लोगों की क्लास नहीं हो पाई, तो उसके लिए सॉरी चाहते हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट इसमें करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो क्लास नंबर 2 की अगर हम लोग बात करते हैं तो 2 नंबर में मैंने कुछ बातें भी लिख ली हैं आप लोगों के लिए, जिससे आप लोगों का समय बच सके। तो औद्योगिक संबंधों के अर्थ को हम लोग जानते हैं और इसमें जो है मैंने पीपीटी बना के रखी हुई है और जहां तक हो सकता है मैं लिखने की कम कोशिश करूंगा, आप लोगों को समझाने की ज़्यादा कोशिश करूंगा। तो इसमें जो लिखा हुआ है कि अगर हम लोग बात करते हैं कि औद्योगिक संबंधों का क्षेत्र की बात हम लोग करते हैं कि औद्योगिक संबंधों के क्षेत्र पर अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें क्षेत्र की बात आती है कि औद्योगिक संबंधों का क्षेत्र की बात हम लोग करते हैं। तो औद्योगिक संबंधी कार्यों तथा मानवीय विचारधारा पर आधारित हैं। जो औद्योगिक संबंधी कार्य होते हैं तो वो मानवीय विचारधारा पर आधारित होते हैं और इसी कारण इसका जो क्षेत्र होता है वो बहुत अधिक व्यापक होता है। तो बहुत अधिक व्यापक होता है। तो इसके अर्थ की अगर हम लोग बात करते हैं कि औद्योगिक संबंध का जो क्षेत्र होता है वो संकुचित होता है, व्यापक होता है। तो इस प्रकार से आप लोग बता सकते हैं कि इसका क्षेत्र जो होता है वो व्यापक होता है। इसके अंतर्गत ऐतिहासिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, व्यावसायिक, वैधानिक, मनोवैज्ञानिक तथा तकनीकी संबंधों आदि का अध्ययन होता है जो एक दूसरे पर आधारित होते हैं। मतलब हम लोग इसमें जो क्षेत्र की बात अगर हम लोग करते हैं तो इसका क्षेत्र व्यापक होता है। और व्यापक का मतलब क्या होता है कि व्यापक का मतलब इसमें बहुत सी चीज़ों का हम लोग इसमें अध्ययन करते हैं। जैसे ऐतिहासिक हो गया, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, तो बहुत से ऐसे क्षेत्र होते हैं इनको तकनीकी संबंधी आदि क्षेत्रों का इसमें अध्ययन करते हैं और जो एक दूसरे पर इसमें आधारित होते हैं। तो अगर हम लोग इसके विभाग की बात करते हैं तो इसमें जो विभाग होते हैं तो वो क्या क्या काम करते हैं तो उनकी बात आ जाती है। क्योंकि ये जो अध्ययन करता है तो ये अध्ययन किसके द्वारा करता है, तो ये विभाग होते हैं। तो कौन सा विभाग क्या क्या काम करता है, तो सबसे पहली बात लिखी हुई है इसमें सेवा वर्गीय विभाग। तो सेवा वर्गीय विभाग का क्या काम होता है, सेवा वर्गीय शोध विभाग। तो इसका काम क्या होता है कि यह विभाग कर्मचारियों से संबंधित आंकड़े नई सेवा वर्गीय तकनीक, कर्मचारियों की प्रवृत्ति से संबंधित शोध कार्य करता है। तो मतलब इसका जो काम होता है, इस विभाग का जो काम होता है, तो यह विभाग कर्मचारियों से संबंधित जो आंकड़े कलेक्ट करता है, नई सेवा वर्गीय तकनीक को अपनाता है और कर्मचारियों की प्रवृत्ति से संबंधित शोध कार्य करता है कि कर्मचारी चाहते क्या हैं और काम कैसे करना चाहते हैं, उन्हें क्या क्या आज़ादी दी जाए, उन्हें क्या 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 उनकी बाधाएं होती हैं, तो उनको हम लोग इसमें अध्ययन करते हैं, उनका शोध कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से इनमें बात
आ जाती है। उसके बाद दूसरा जो विभाग होता है, तो दूसरे नंबर का जो विभाग होता है श्रम संबंध प्रबंधक विभाग। तो श्रम संबंध प्रबंधक विभाग का क्या काम होता है कि इस विभाग, तो अगर हम लोग इस विभाग की बात करते हैं तो इस विभाग का प्रबंधक श्रमिकों की शिकायतों को दूर करता है, श्रमिकों की शिकायतों को दूर करता है एवं श्रमिक को सभी नियमों को लागू करने का वचन देता है। तो इस बात को हम लोग अच्छी तरीके से समझ गए हैं कि श्रम संबंध प्रबंध विभाग का क्या काम होता है कि इस विभाग का जो प्रबंधक होता है, जो मैनेजर होता है, वो श्रमिकों की शिकायतों को दूर करता है और श्रमिकों से जो संबंधित जो कानून होते हैं, जो नियम होते हैं, उनको पूर्ण तरीके से लागू करने का वचन देता है, जिससे सिस्टम का वेलफेयर किया जा सके। उसके बाद तीसरा नंबर का जो विभाग है तो वो होता है संगठनात्मक एवं विकास विभाग। तो तीसरा नंबर का जो विभाग होता है तो वो है हम लोगों का संगठनात्मक एवं विकास विभाग। तो इस विभाग का क्या काम होता है, तो इस विभाग का सहायक संगठन के औद्योगिक संबंधों तथा संगठन तो संगठनात्मक, देखो इसमें लिखा हुआ है कि इस विभाग का सहायक संगठन के औद्योगिक संबंधों तथा संगठनात्मक प्रचार सामग्री का प्रकाशन, शिक्षा, कर्मचारियों के स्वास्थ्य, प्रशिक्षण आदि की योजनाएं बनाता है। तो इस विभाग का क्या काम होता है, संगठनात्मक एवं विकास विभाग का क्या काम होता है कि संगठन के बारे में कुछ जो योजनाएं बनाना और जो विकास संबंधी जो काम है, कर्मचारियों का जैसे विकास हो सके, जैसे कर्मचारियों के स्वास्थ्य का ध्यान रखा जा सके, कर्मचारियों का प्रशिक्षण किया जा सके जिससे कि उनका विकास हो। तो इस विभाग का यही काम होता है कि कर्मचारियों को शिक्षा, कर्मचारियों के स्वास्थ्य और प्रशिक्षण आदि की योजनाएं बनाना। और संगठनात्मक कार्य का क्या होता है कि इसको सहायक के रूप में औद्योगिक संबंधों एवं संगठनात्मक प्रचार सामग्री का प्रकाशन करना। अब चौथा नंबर का जो कार्य होता है, तो चौथा नंबर का कार्य होता है सार्वजनिक, मतलब कि पब्लिक, सार्वजनिक संबंधों का विभाग। सार्वजनिक संबंधों का विभाग की हम लोग इसमें बात करते हैं तो इस विभाग का जो प्रबंधक होता है, इस विभाग का प्रबंधक संगठन और जनता के मध्य समन्वय स्थापित करता है। तो इस विभाग का जो प्रबंधक होता है वो मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन और जो पब्लिक होती है उसके बीच कोऑर्डिनेशन बनाने का काम करता है। तो इसमें ये सब बातें आ जाती हैं। और भी हम लोगों के होते हैं तो उनको भी हम लोग इसमें देख लेते हैं। कुछ चीज़ें हम लोगों की स्किप हैं, उनको भी हम लोग देख लेते हैं। तो इसके अतिरिक्त भी औद्योगिक संबंधों को मजबूत और मधुर बनाने के लिए इसके अतिरिक्त इसमें थोड़ा सा एक और नोट हम लोग लगाएंगे जिससे आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। इसके अतिरिक्त औद्योगिक संबंधों को और मधुर करने के लिए और मजबूत बनाने के लिए सुपरवाइजर कार्य करते हैं। सुपरवाइजर्स कार्य करते हैं। तो इन सुपरवाइजर्स का क्या काम होता है, तो इनकी भी सुपरवाइजर्स जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। जैसे रोजगार सुपरवाइजर, जैसे अगर हम लोग बात करते हैं तो जैसे रोजगार सुपरवाइजर मतलब इसका क्या काम होगा, कर्मचारियों को रोजगार दिलाना। तो इसका काम होगा रोजगार सुपरवाइजर्स का।
रोजगार सुपरवाइजर। मजदूरी एवं वेतन श्रमिकों को प्रशिक्षण देने वाला सुपरवाइजर। तो ऐसे बहुत से सुपरवाइजर होते हैं जो अतिरिक्त औद्योगिक संबंधों को मजबूत बनाने के लिए सुपरवाइजर्स कार्य करते हैं। तो इस प्रकार के सुपरवाइजर भी बहुत से होते हैं। जैसे हम लोगों का एक और होता है श्रमिकों को स्वास्थ्य तथा सुरक्षा प्रदान करने वाला सुपरवाइजर, कल्याण योजनाओं को देखरेख करने वाला सुपरवाइजर, कर्मचारी और संगठन के मध्य संचार व्यवस्था को बनाए रखने वाला सुपरवाइजर। तो ऐसे बहुत से सुपरवाइजर होते हैं जो इस प्रकार के कार्य को करते हैं और औद्योगिक संबंधों को और मजबूत बनाते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं आदि। ठीक है, तो ये तो हो गया हम लोगों ने। देखो, मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग अपने नोट्स स्वयं बनाइए, अच्छी तरीके से बनाइए, जिससे आप लोगों को बार बार वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े और आप लोगों का टाइम भी बचेगा इससे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसमें बात करते हैं तो औद्योगिक संबंधों की क्षेत्र की बात हम लोग करते हैं। तो औद्योगिक संबंध का क्षेत्र मैंने बताया कि इसका क्षेत्र जो होता है वो विस्तृत होता है, मतलब कि इसका क्षेत्र बहुत अधिक व्यापक होता है। और इसमें हम लोगों ने बहुत से संगठनों की बात की कि किस संगठन का क्या क्या काम होता है। और भी संगठन होते हैं तो, लेकिन मैंने मोस्ट आप लोगों को बता दी है और इसमें एक बात भी आप लोगों को लिखवा दी है। अब उसके बाद आती है हम लोगों की कि औद्योगिक, अब नेक्स्ट हम लोगों को लिखा हुआ है कि औद्योगिक संबंधों का महत्व क्या होता है। तो उनको हम लोग अच्छी तरीके से देखने वाले हैं कि इसके क्या महत्व है। औद्योगिक संबंध जो हम लोग करते हैं, हम लोग मधुर संबंध बनाएंगे तो उससे हमें क्या लाभ होगा। तो औद्योगिक संबंधों से हमें क्या लाभ होगा, इंडस्ट्रियल रिलेशन से हमें क्या लाभ होगा। तो उसकी महत्व की बात हम लोग करते हैं। महत्व का मतलब कि हर चीज़ का एक महत्व होता है, पढ़ने का भी एक महत्व होता है और पढ़ाने का भी एक महत्व होता है। तो कुछ ना कुछ सभी का एक ऑब्जेक्ट होता है, जैसे उद्देश्य सभी के कुछ होते हैं। तो इसी प्रकार से हर चीज़ का महत्व होता है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें बात करते हैं तो श्रमिकों की समस्या औद्योगिक क्रांति का एक विषैला शिशु है। ये बात इसमें लिखी हुई है, तो अच्छी बात इसमें लिखी हुई है कि एक श्रमिकों की जो समस्या होती है तो एक विषैले शिशु के समान होती है। तो श्रमिकों उत्पादन के अन्य सभी घटकों से अलग होता है। जो श्रमिक होता है वो उत्पादन के अन्य घटकों से अलग होता है। अब अन्य घटक कौन से होते हैं उत्पादन के, जैसे पूंजी हो गया, भूमि हो गया। तो इस प्रकार से जो घटक होते हैं जो उत्पादन करते हैं, तो ये घटक होते हैं, तत्व होते हैं। तो श्रमिक जो होता है वो उत्पादन के अन्य घटकों से अलग होता है, क्योंकि एक श्रमिक जो होता है वो यह एक जीवित प्राणी है जो अन्य घटकों को प्रभावित करता है। मतलब जब श्रमिक ही नहीं होगा तो उत्पादन हम करेंगे कैसे, चाहे कितना भी मटेरियल रखा रहे, तो श्रमिक ही नहीं होगा तो वो हम लोग इसमें बात ही नहीं कर सकते। तो यह एक जीवित प्राणी है जो अन्य घटकों को प्रभावित करता है। किसी भी क्रिया को बनाने के लिए श्रमिकों की समस्या को समझना चाहिए और कर्मचारियों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। किसी भी क्रिया को, तो चाहे कोई भी क्रिया हो, हम लोगों को अपने श्रमिकों का ध्यान रखना चाहिए और उन्हें समझना चाहिए कि वो क्या कहना चाहते हैं, वो क्या क्या करवाना चाहते हैं हमसे। तो इस प्रकार की समस्याओं को उनकी जो कर्मचारियों पर जो है विशेष ध्यान देना चाहिए। तो इसमें महत्व की बात हम लोग करते हैं। सबसे पहले महत्व की अगर हम लोग बात करते हैं तो मैंने कुछ महत्व इसमें लिख रखे हैं हेडिंग में, और कुछ महत्व में मैं और लिखवा दूंगा आप लोगों को अच्छी तरीके से, जिससे आप लोगों को अच्छी तरीके से ये समझ में भी आ जाएगा। अब उसके बाद लिखा हुआ है कि इसमें महत्व की हम लोग इसमें बात करने वाले हैं। तो प्रत्येक निर्माणी संगठन का जो होता है तो कोई ना कोई उद्देश्य होता है। प्रत्येक निर्माणी संस्था का मुख्य उद्देश्य न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन करना होता है। चाहे कोई भी संस्था हो तो वो ये चाहती है कि हमें मिनिमम लागत पर अधिकतम प्रोडक्शन प्राप्त हो। तो उत्पादन अधिकतम उत्पादन अगर प्राप्त होता है तो वो अधिक से अधिक ग्राहकों की पूर्ति कर सकता है, और अगर ग्राहकों की पूर्ति कर सकता है तो एक संस्था अपने उद्देश्यों से तभी सफल हो सकती है जब उद्योग में शांति व्यवस्था बनी रहे। जब अब हाईएस्ट उत्पादन तभी हो पाएगा जब उसके उद्योग में शांति बनी रहेगी। मतलब ये नहीं है कि कर्मचारी और प्रबंधन के बीच में
रोज के मतलब कि कुछ ना कुछ दिन बाद आपस में मतभेद होता रहता है, तो इस प्रकार से समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो उनके बीच औद्योगिक संबंध होना आवश्यक होता है। तो उनके महत्व की बात हम लोग करते हैं। सबसे पहला महत्व इसमें लिखा हुआ है कि प्रत्येक कर्मचारी का अधिकतम विकास हो। मतलब कि ऐसा नहीं है कि कुछ कर्मचारियों का ही विकास हो, तो कर्मचारी के विकास का उत्तरदायित्व किसका होता है? प्रबंधक का होता है। तो सभी कर्मचारियों का हमें विकास करना चाहिए और विकास होना भी चाहिए। अगर वो संस्था को प्रॉफिट अर्न करके देते हैं और संस्था में अपनी पूरी मेहनत से काम करते हैं, तो उनका भी विकास होना बनता है और इसका उत्तरदायित्व किसका होता है? प्रबंधक वर्ग पर होता है। दूसरा महत्व इसमें लिखा हुआ है कि मानवीय साधनों का उपभोग करना। प्रबंधक तभी किसी कर्मचारी को अधिक कार्य ले सकता है, प्रबंधक तभी किसी कर्मचारी से अधिक कार्य ले सकता है जबकि उसमें निर्णय लेने की क्षमता हो। कि मतलब उसमें निर्णय लेने की क्षमता होगी, तभी कोई प्रबंधक जो होगा वो कर्मचारियों से अधिक कार्य ले सकता है। अब तीसरे नंबर का जो महत्व है वो लिखा हुआ है अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति। अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति मतलब कि जो कर्मचारी होता है, प्रत्येक कर्मचारी ये चाहता है कि उसकी जो अनिवार्य आवश्यकताएं हैं वो तो कम से कम फुलफिल हो ही जाएं। जैसे रोटी, कपड़ा और मकान सभी की आवश्यकताएं होती हैं, जो अनिवार्य आवश्यकताएं होती हैं। अगर हम लोग अर्थशास्त्र की बात करें तो आवश्यकताओं को मैस्लो साहब ने 5 भागों में बांटा है। जब अर्थशास्त्र पढ़ाएंगे ना आप लोगों को, अगर आप लोगों को सिलेबस में होगी तो मैं अर्थशास्त्र आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाता। चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, मैं अच्छी तरीके से आप लोगों को पूरी की पूरी कोशिश करता। लेकिन जो सब्जेक्ट है उनको मैं अच्छी तरीके से पूरी पढ़ाने की कोशिश कर लूँगा। अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति जो है, तो अनिवार्य आवश्यकताएं कौन सी होती हैं, तो उनके बारे में हम लोग अगर लिखना चाहते हैं तो प्रत्येक कर्मचारी प्रबंधक से अपने लिए प्रत्येक कर्मचारी प्रबंधक से अपने लिए मकान, कपड़ा, भोजन, मतलब कि मकान, कपड़ा, भोजन आदि की व्यवस्था करना चाहता है। मतलब कि प्रत्येक कर्मचारी ये चाहता है कि जो उसकी अनिवार्य आवश्यकताएं हैं तो वो तो कम से कम फुलफिल हो ही जाए। जो अनिवार्य आवश्यकताएं हैं, मकान, उसे रहने के लिए मकान होना चाहिए, पहनने के लिए कपड़ा होना चाहिए और खाने के लिए भोजन की व्यवस्था तो कम से कम होनी ही चाहिए। और अब उसके बाद नेक्स्ट महत्व में लिखा हुआ है कि सुरक्षा, और सुरक्षा की इसमें हम लोग बात करते हैं तो प्रत्येक कर्मचारी अपनी सुरक्षा भी चाहता है, तो वो भी एक महत्व है। मतलब उसे हमेशा एक डर लगा रहता है कि पता नहीं जो संस्था है उसे कब यहाँ से निकाल दे। तो उसे इस बात का आश्वासन हम लोगों को देना चाहिए और उसे इस बात की सुरक्षा भी होनी चाहिए कि वो अपने पद पर विद्यमान रहेगा इतने समय तक या इस समय तक। उसे मतलब सुरक्षा का तो अधिकार होना चाहिए। तो इसमें हम लोग इसको भी हम लोग लिख लेते हैं। हो सकता है आप लोगों को मेरी बातें कम समझ में आती हों, लेकिन मैं अपनी लैंग्वेज में पूरी समझाने की कोशिश करता हूँ और आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आती भी होगी। तो अगर हम लोग बात करते हैं तो प्रत्येक कर्मचारी अपने पद पर बने रहने की सुरक्षा चाहता है। प्रत्येक कर्मचारी क्या चाहता है कि वो जो उसको जो पद है, मतलब कि उसकी जो पोस्ट है वो सिक्योर बनी रहे। ये नहीं है उसे हमेशा डर लगा रहे पता नहीं कब कंपनी हमें निकाल दे। तो उसे इस प्रकार का डर नहीं होना चाहिए। तो ये औद्योगिक संबंध के एक महत्व ही में आता है। ठीक है। आत्मविश्वास मतलब कि प्रत्येक कर्मचारी में अपने आत्मविश्वास के लिए पदोन्नति के अवसर भी चाहता है। तो व्यक्ति कर्मचारी क्या चाहता है कि आत्मविश्वास, मतलब कि आत्मविश्वास के लिए, सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए वो
उन्हें जो पदोन्नति है, प्रमोशन जो है, वो अब प्रमोशन के अवसर भी चाहता है कि मान लो कोई कर्मचारी की अगर हम लोगों ने नियुक्ति मजदूरी में की है, मजदूर वर्ग पर की है, तो ये नहीं है कि वो हमेशा मजदूरी रहेगा, तो वो बहुत आत्मविश्वास के लिए उसे पदोन्नति के अवसर भी वह चाहता है। तो ये एक तरीके से मैंने जो मोस्ट महत्व लिखे थे, तो वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर लिख कर बता दिए हैं। स्तर भी होता है, स्तर पर भी हम लोग बात करते हैं, तो ये तो मैंने, अब हम लोग एक और लिखना चाहें तो एक और इसमें है स्तर। तो अगर हम लोग स्तर की हम लोग एक्चुअली बात करते हैं, तो स्तर की हम लोग बात करते हैं, तो प्रत्येक कर्मचारी का सामाजिक स्तर उसके कार्य स्तर से प्रभावित होता है। तो प्रत्येक कर्मचारी का सामाजिक स्तर, उसके कार्य स्तर से प्रभावित होता है, प्रभावित होता है। तो ये तो मैंने आप लोगों को कुछ महत्व बताए हैं कि औद्योगिक संबंधों के महत्व क्या क्या होते हैं, तो ये मैंने अच्छी तरीके से आप लोगों को लिखवा दिए हैं। और हो सकता है आप लोग इनके पॉइंट भी अगर लिखना चाहें अपने शॉर्ट नोट में, तो शॉर्ट नोट में बना लिख दे सकते हैं। आप समझ तो गए ही होंगे अच्छी तरीके से, ये तो मेरी पूरी उम्मीद है। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि औद्योगिक संबंध के पक्षकार कितने होते हैं। तो औद्योगिक संबंध के पक्षकार के संबंध में हम लोग अच्छी तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो औद्योगिक संबंध के पक्षकार की हम लोग इसमें बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक परिभाषा की बात कर लेते हैं, जो परिभाषा दी थी डनकलप के अनुसार। तो डनकलप एक महोदय डनकलप के अनुसार जो है, उन्होंने एक परिभाषा दी थी कि औद्योगिक समाज निश्चित रूप से औद्योगिक संबंध को जन्म देता है। जो औद्योगिक समाज होता है, तो वो एक क्या होता है कि वो औद्योगिक संबंध को जन्म देता है, जिन्हें श्रमिकों, प्रबंधकों तथा सरकार के जटिल अंतर संबंधों के द्वारा किया जा सकता है। तो डनकलप महोदय के अनुसार अगर हम लोग पक्षकार की बात करते हैं, तो इन्हीं की परिभाषा के अनुसार इनके पक्षकार की बात अगर हम लोग करते हैं, तो ये पक्षकार कितने होते हैं? अब 3 होते हैं। तो एक इन्होंने बताया है कि पक्षकार प्रायः 3 होते हैं, इनकी परिभाषा के अनुसार ही आयत हुए थे। तो एक होता है श्रमिक, दूसरा होता है प्रबंधक और तीसरा होता है सरकार। तो हम लोग इनको अच्छी तरीके से पढ़ने वाले हैं कि श्रमिक में क्या क्या होगा और प्रबंधक में क्या क्या होगा, सरकार में क्या क्या होगा, और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट करेंगे। तो सबसे पहली बात, और पहले में लिख लेते हैं श्रमिक। अब श्रमिक की हम लोग अगर बात करते हैं, तो श्रमिक जो होता है, श्रमिक वर्ग एवं श्रम संघों को औद्योगिक संबंधों की स्थापना स्थापना में एक महत्वपूर्ण भूमिका है। इसमें श्रमिकों के व्यक्तिगत गुणों, श्रमिकों के व्यक्तिगत गुणों
जैसे व्यक्तिगत गुण कौन कौन से होते हैं, तो जैसे व्यक्तिगत गुणों जैसे उनका सांस्कृतिक स्तर, उनका सांस्कृतिक स्तर, उनका सांस्कृतिक स्तर, उनका सांस्कृतिक स्तर, शिक्षा का स्तर, शिक्षा का स्तर, शिक्षा का स्तर, कुशलता, कुशलता, कार्य के प्रति रुचि, कार्य के प्रति रुचि, कार्य के प्रति रुचि आदि, कार्य के प्रति रुचि आदि आदि पर ध्यान दिया जाता है, आदि पर ध्यान दिया जाता है, आदि पर ध्यान दिया जाता है। संगठन में श्रमिकों का प्रतिनिधित्व, संगठन में अगर हम लोग और बात करते हैं तो संगठन में श्रमिकों का, संगठन में श्रमिकों का प्रतिनिधित्व, संगठन में श्रमिकों का प्रतिनिधित्व श्रम संघों के द्वारा किया जाता है, श्रम संघों द्वारा होता है। ठीक है, तो ये तो हो गए श्रमिक। तो श्रमिक वर्ग एवं श्रमिक संघों को औद्योगिक संबंधों की स्थापना में एक महत्वपूर्ण होता है। मतलब श्रमिक के बारे में पूछा गया कि श्रमिक कौन होता है, तो श्रमिक वर्ग जो होता है या फिर श्रमिक संघ होते हैं वो औद्योगिक संबंधों की स्थापना में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसमें श्रमिकों के व्यक्तिगत गुणों जैसे उनका सांस्कृतिक स्तर, शिक्षा का स्तर, कुशलता, उनके कार्य के प्रति रुचि और प्रशिक्षण, ऐसे बहुत सी होते हैं, उनकी चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है, उनके व्यक्तिगत गुणों पर ध्यान दिया जाता है। संगठन में श्रमिकों का प्रतिनिधित्व श्रम संघों के द्वारा किया जाता है। मतलब जैसे मान लो कि एक ध्यान सुनो सभी लोग कि जैसे मान लो कि एक कंपनी है, अब इस कंपनी में बहुत से एम्प्लॉय लगे हुए हैं। अब बहुत से एम्प्लॉय अगर लगे हुए हैं तो अगर मान लो इनका एक प्रतिनिधित्व की बात करते हैं तो ये अगर कोई समस्या होगी तो इनका एक प्रतिनिधित्व करने वाला होगा, जैसे लीडर बोलते हैं। तो लीडर जो होता है तो संगठन में जो श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करता है वो श्रम संघों के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार के संघ भी और बहुत से होते हैं, यूनियन बहुत से होते हैं जो संगठन में श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। मतलब श्रमिक डायरेक्ट अपनी बात नहीं कहेगा, श्रम संघ के द्वारा कहेगा। श्रमिक जो है वो अपनी श्रम संघों को बात बताएगा और श्रम संघ उसकी बात को आगे तक ले जाने का काम करते हैं। तो संगठन में श्रमिकों का अगर प्रतिनिधित्व की बात करती हैं, जैसे जनता का प्रतिनिधित्व नेता जो करते हैं, तो इसी प्रकार से संगठन में श्रमिकों का प्रतिनिधित्व श्रम संघों के द्वारा होता है। तो इस प्रकार से आप लोग समझ भी सकते हैं और हो सकता है मैंने अच्छी तरीके से आप लोगों को समझा भी दिया हो। एक सेकेंड, तो इस प्रकार से आप लोग श्रमिक के बारे में समझ गए होंगे। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं और नेक्स्ट में हम लोग लिख देते हैं प्रबंधक को। तो प्रबंधक के बारे में हम लोग, प्रबंधक के बारे में और सरकार के बारे में आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को करवाएंगे, जिससे आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। तो आज की क्लास अगर कैसी लगी तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें और अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें। तो आज की क्लास के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।